अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक जिस पे हमने बात करनी है, वो है इट इज़ मच अवेटेड टॉपिक और इसके ऊपर बड़े अरसे से बात होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिपेशन एंड द रोल ऑफ कॉन्स्टिपेशन फॉर इन डिजीज़ेज़ और जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्स्टिपेशन की डेफ़िनेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन की जो डेफ़िनेशन है वो मैं क्लाइंट से अब पेशेंट से और क्लाइंट से ले के काफ़ी थक चुकी हूँ। तो इसलिए अब मैं इस डिस्कशन में नहीं जाती कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड व्हाट इज़ नॉट कॉन्स्टिपेशन। मैं अब इस डिस्कशन पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस होता है कि हम उनसे ये बात करें कि व्हाट इज़ a situation which is not constipation. When you can tell that your body is not constipated, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि आपने जी सुबह सुबह गर्म पानी पिया, या आपने अपना पहला मग जो है वो ब्लैक कॉफ़ी का, या आपने जो लिया है अपना चाय का, या आपने ग्रीन टी या गर्म पानी जो भी आप लेते हैं, उसके बाद आपको 1-2 ग्लासेस लेने के बाद या 1 कप पीने के बाद आपको फ़ौरी तौर पे वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है। और जब आप वॉशरूम चले जाते हैं या चली जाती हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप अपने साथ 2-3 मैगज़ीन्स या फ़ोन और एक लंबे स्टे के लिए आप नहीं जा रहे होते इन द वॉशरूम। बल्कि आप जब जाते हैं तो आपकी जो एक्टिविटी है इन द वॉशरूम, दैट इज़ वेरी मिनिमल कह लें, यानी आपको जो डेफिकेशन है, जो बाथरूम पास होने की हाजत है, वो बिल्कुल इस किस्म की होनी चाहिए जैसे फ्लश का बटन प्रेस करते हैं, व्हाइल प्रेसिंग द फ्लश जैसे पानी निकलता है, उसी तरीके से आप एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का स्टूल पास करते हैं, जो हार्ड नहीं है, जो सख्त नहीं है, जिसको पास करते हुए आपकी जो एनल कैनाल या जो आपकी आंतनें हैं, उनके अंदर किसी किस्म के ज़ख़म, या जैसे मेरे पास ख़वातीन आती हैं कि हमें एनल फिशर्स हो गए हैं, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से आंतनों, बड़ी आंत का जो अगला हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, उसके अंदर हमें छोटे-छोटे चीरे पड़ गए हैं, या फिशर्स आ गए हैं, या लेसरेशंस आ गई हैं। अच्छा, अब ये तो एक बड़ा मतलब एक बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जी, अगर आपका स्टूल पास नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, तो इवेंचुअली आप जो हैं आपको एनल फिशर्स होंगे। आपका जो जब स्टूल पास नहीं होता तो जो बड़ी आंत के मुँह के आगे जो स्टूल ऐसे पड़ा होता है, उसका जो सामने का हिस्सा है वो शदीद ड्राई हो जाता है, वो बिल्कुल सूख जाता है, और इस किस्म की कंसिस्टेंसी में आ जाता है कि वो जब आप उसको डेफिकेशन रिफ्लेक्स से पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल एक लकड़ी की तरह आपकी जो आंत का म्यूकोज़ा है, या जो उसका गट की जो एपिथेलियम है, उसको वो काटते हुए बाहर आता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए अक्सर लोग बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, यानी सिकालेक्स ड्रॉप्स या सिकालेक्स टैबलेट्स या लेग्ज़ोबिरान सिरप है, फिर लेग्ज़ोबिरान ड्रॉप्स हैं या उसकी टैबलेट्स हैं। इसके अलावा बेतहाशा हिकमत की दवाइयाँ लोग बता रहे होते हैं कि हमने उनसे भी ली हैं और उनसे भी ली हैं। तो वो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन एक तो उसमें जेनेटिक रोल भी है, और नंबर 2 फैक्टर ये है कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर फाइबर की डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, या आप पानी कम पी रहे हैं, या आप जो हैं वो सैलड्स और फ्रूट्स का पोर्शन उतना नहीं ले रहे हैं जो आपकी स्टूल की कंसिस्टेंसी को अच्छे तरीके से सॉफ्ट करके उसको निकाल सके, या आपकी डाइट में जो है वो मैदे से बनी हुई चीज़ें या इस किस्म का सामान बहुत यूज़ हो रहा है जो बाज़ार से पकी पकाई हालत में मिलता है, या जिन्हें हम कैन्ड या टिन डब्बे में पैक जो चीज़ें आती हैं,
जैसे आइसक्रीम्स हैं, जैसे डिफरेंट किस्म की पुडिंग्स मिलती हैं, डिफरेंट किस्म के रेडीमेड आजकल सामान बहुत मिल रहा है कि रेडी टू कुक मील्स होते हैं, वो आप ला के बना लें। तो इस किस्म का अगर आपकी डाइट में खाना-पीना है, कच्चा रॉ फूड कम है, यानी सैलड और फ्रूट्स कम हैं, तो बहुत हाई इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेजुअली जो है आपका स्टूल जो है वो बहुत सख्त, ड्राई और बहुत लंबे अरसे यानी 4-4 5-5 दिन के बाद आपको स्टूल पास होगा। बहुत मेहनत के साथ आपको या तो ग्लिसरीन स्पॉट्रीज़ रखनी पड़ेंगी या आपको किसी किस्म के गर्म पानी में बाथ लेने पड़ेंगे, या आपको मैं अमूमन रिकमेंड करती हूँ उन ख़वातीन को कि जो हाईली कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं कि आप रात को डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने और ऑलिव ऑयल और पेट्रोलियम जेली जो है उसको मिला के अपने रेक्टम जो जगह होती है वहाँ पे आप उसको अप्लाई करके रखें, ताकि एटलीस्ट आपका जो पीछे स्टूल पड़ा हुआ है वो ओवर ड्राई हो के एक लकड़ी की शक्ल इख्तियार ना कर ले। ठीक है? अच्छा, अब कॉन्स्टिपेशन जो है इसके तो मसाइल जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही हैं। लेकिन इसके बॉडी के ऊपर असरात क्या हैं? बॉडी जो है वो जब कॉन्स्टिपेशन की हालत में होती है तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है? अच्छा, अब मैं ये समझती हूँ बुनियादी तौर पे कि कॉन्स्टिपेशन जो है ये तमाम तर बीमारियों की एक जड़ है। यानी इन अ वे कि आप ये समझ लें कि जितनी भी आपकी बॉडी में बीमारियाँ हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो लिवर डिसऑर्डर है, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, इनसे लेके आपका फैटी लिवर, आपकी जो मेमोरी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी किडनी का कोई डिसऑर्डर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, हार्मोन इम्बैलेंस का, इन सब चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक है विद योर गट बीइंग नॉट क्लीन्ड प्रॉपर्ली। एंड उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी गट जो है वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होती, यानी अगर आप बहुत मैदे वाली डाइट खा रही हैं या आप बहुत बाज़ार का खाना खाती हैं यानी जिसमें प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं। अमूमन हमारे यहाँ स्टेक को या पोटैटोज़ बेक्ड को, मैश पोटैटोज़ को मैंने अक्सर क्लाइंट्स के मुँह से सुना है कि बहुत ज़्यादा हम हेल्दी मील कंसिडर करते हैं। जबकि जो स्टेक्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिलती हैं, फ्रैंकली उनमें किसी किस्म का कोई भी डाइट का एलिमेंट है ही नहीं। पूरी एक या 2 क्रीम के जो बॉक्सेस हैं, वो उसके ऊपर डलते हैं स्टेक की सॉस के ऊपर। नंबर 2, जो पोटैटोज़ और चीज़ और जो भी बेक्ड पोटैटोज़ हैं उनमें इंतहा का क्रीम यूज़ होता है। इसके साथ-साथ चिकन पाउडर्स और डिफरेंट किस्म के मज़ीद केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके टंग और आपके जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं उनको एक्सपैंड कर देते हैं। जब उनकी एक्सपेंशन होती है तो हमारे ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं जो एप्रिशिएट करते हैं टेस्ट को, फ्लेवर्स को, वो बहुत हैप्पी फ़ील करते हैं। उनको एक ऐसा एंडोर्फिन, ऐसा एड्रेनालिन रश मिलता है कि दे वांट द बॉडी अगेन एंड अगेन वांट टू गो बैक टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड टू दैट पर्टिकुलर फूड, बिकॉज़ उनको वहाँ से जो एक स्टिमुलस आया था, हाई सर्ज आया था, बिकॉज़ ऑफ द केमिकल्स, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं जिनका मैं नाम लेके अभी मज़ीद कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही बात को। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं जो बाहर के खानों का बिल्कुल टोटली एडिक्ट हो जाती हैं, बच्चे और ख़वातीन और कुछ बड़े भी। सारा दिन भूखा रहते हैं और घर में भिंडी बनी हुई है, तोरी बनी हुई है, उनको कोई शौक़ नहीं रहता घर के किसी नॉर्मल मील के साथ, बल्कि उनकी पूरी जो एफ़र्ट होती है वो इस तरह से होती है कि वो सारा दिन भूखे रहते हैं, कॉफ़ीज़ पीते हैं, तरह-तरह के बहाने करते हैं और रात में उन्होंने या शाम में एक बड़ा अच्छा मील किसी रेस्टोरेंट से खाना है या कोई टेक अवे करवाना होता है और उसको वो मेरे क्लिनिक में बड़े आराम से जस्टिफ़ाई कर रहे होते हैं कि देखें हम हाई प्रोटीन कर रहे हैं, हाई कीटो कर रहे हैं, तो उसमें हम इस तरह से ये फ्राइड या बारबेक्यू या हाई चीज़ डाइट ले सकते हैं। तो हमने अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो हर किसी के पास एक लॉजिक होती है अपने एक्शंस की। बट
टू मेक इट वेरी ईज़ी फॉर यू, मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन आपके लिए ज़हर है, आपकी आंतों के लिए, गट के लिए ज़हर है। और किसी किस्म का भी जो फूड आप बाज़ार से खाते हैं, जो शेक्स हैं, जो जूसेस हैं, जो भी खाने हैं, जो उनमें ब्रेड और मैदा और हाई शुगर जो कैफ़ेज़ में आपको डिफ़रेंट जो ये आजकल डिज़र्ट्स में आपको सर्व की जा रही है, इन सब से आपका दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ इनके अंदर जो केमिकल और जो चीज़ें हैं वो आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को एग्रवेट करती हैं या आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का सोर्स बनती हैं। नंबर 2, जब आपकी स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो रहा या आपकी डाइट में मैदा है, बहुत ज़्यादा ब्रेड है और मैदा या आटा भी आजकल इस फॉर्म में है कि वो आपके उसमें ज़्यादा मैदे का पोर्शन है, तो हम फिर जो हमारी गट का म्यूकोज़ा होता है उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की लेयर चिपक जाती है, जो डाइट के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आपके ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होने से रोकती है। और आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, यानी आपकी आंतों की जो इंटेग्रिटी है टिश्यू की, वो इतनी अच्छी नहीं रहती कि वो आपकी डाइट में से अच्छे इंग्रेडिएंट्स को निकाल के एब्ज़ॉर्ब कर सके। तो आपकी जो आंतें हैं, बुनियादी तौर पे इनका काम ये होता है कि ये आपकी डाइट में से अच्छे एलिमेंट्स को निकाल लें, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को निकाल लें और जो बाकी का बचा हुआ फ़ारिग मटीरियल है उसको वो फुज़ले की फ़ॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दें। तो जब आप ऐसा फूड लेते हैं जो आपकी गट के अंदर स्टूल को यानी फुज़ले को मूव नहीं करने देता, उसको ड्राई, रफ़ और उसे रोक देता है, आंतों को एक तरह से ब्लॉक कर देता है, तो आपकी जो आंतों की इर्द-गिर्द की लेयर है अराउंड दैट स्टूल, वो भी उससे अफ़ेक्ट होती है। और आपकी न्यूट्रिएंट्स की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ख़ुसूसन जो आपको जिन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, जो बहुत कम मिक़दार में अब हमारी डाइट्स में रह गए हैं, उसकी भी एक पूरी रीज़न है बिकॉज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़। और जो हमारी मिट्टी के अंदर जितनी फ़र्टिलिटी होगी, जितनी आपकी मिट्टी ज़रख़ेज़ होगी, उतना ही आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे और वो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे।